हेलो दोस्तों, मैं भेषमणि द्विवेदी आपका अपना यूट्यूब चैनल भूपेंद्र मिश्रा पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जो 1955 के अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। तो इससे पहले 2 पार्ट बनाई जा चुकी है। आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखेंगे तभी आपको तीसरा पार्ट समझ में आएगी। तो हमने कल तक के जो चर्चा कर लिया था, अब देखते हैं यहाँ पर सीधे धारा नंबर 3 इसका उपधारा 2 का चा, यहाँ तक के हम लोग बढ़िया से चर्चा कर लिए थे कि चा में ये बताया गया है कि जो आवश्यक वस्तु है उसको स्टॉक में अगर कोई रखता है या उसके उत्पादन या उसके क्रय विक्रय के कारोबार में लगा हुआ है या स्टॉक में रख रहा है, कारोबार में लगा हुआ है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी है या अभिकर्ता है या उसके द्वारा जो नियंत्रित निगम है उनको ही विक्रय करे, ये अपेक्षा रखी जाती है। तो विक्रय करने की बात यहाँ पर बता दी गई। अब देखिए, विक्रय करने की बात तो बता दी गई, लेकिन विक्रय करने के बाद उनको जो है दर कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में अगले आपका धारा 3, ठीक है, धारा 3 की उपधारा 3 में इस बात का चर्चा किया गया है। कोई व्यक्ति आवश्यक वस्तु का विक्रय उपधारा 2 के खंड चा, माने इसके तहत है ना, चा के अधीन करता है, वहाँ उसके लिए ऐसी कीमत दी जाएगी। कैसी कीमत? चूँकि भाई कोई चीज़ बेचेगा, आवश्यक वस्तु को वह अगर विक्रय कर रहा है तो उसको कीमत भी चाहिए। तो कीमत चाहिए तो कैसे कीमत दी जाएगी, ये किस में आपको पता चल रहा है? धारा 3 का उपधारा 3 में, ठीक है ना। और यहाँ पर ऐसी कीमत दी जाएगी, तो कैसी कीमत दी जाएगी? तो ये धारा 3 के उपधारा 3 में का नंबर जोड़ करके बताते हैं कि इस धारा के अधीन नियत नियंत्रित कीमत से करार करके पाई गई कीमत। देखिए, इस धारा के अधीन में नियत नियंत्रित कीमत से करार करके पाई गई कीमत से जो है उनको दिया जाएगा। करार वादा, आप छत्तीसगढ़ियाँ हैं तो आप जानते हैं कर ले करार, तो करार माने वादा, इस बेस से उसको दिया जाएगा कीमत, ठीक है। दूसरा तरीका है कि जहाँ करार नहीं हो सकता, अगर करार होने का कंडीशन नहीं है तो वहाँ पर नियंत्रित कीमत के प्रतिनिर्देशन से परिकलित कीमत द्वारा, माने निर्देश से सुनियोजित कीमत से इसको प्रदान किया जाएगा। आपको ये जो संवैधानिक भाषा है उसी के अनुरूप ही चलना है, क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही लिखा रहेगा। तो दूसरा में आप कंडीशन क्या देख रहे हैं? जहाँ करार नहीं हो सकता वहाँ नियंत्रित कीमत के प्रतिनिर्देशन से परिकलित कीमत। तीसरा कंडीशन, दोनों अगर लागू नहीं हो रहा है तब कैसे करेंगे? जहाँ ना तो खंड का ना ही खंड खा लागू होता है, वहाँ उस परिक्षेत्र में, किसी क्षेत्र में विक्रय की तारीख को प्रचलित अभिभावी बाजार दर पर, जो बाजार दर चल रही है उस पर सुनियोजित कीमत प्रदान की जाएगी। तो ये 3 तरीक़ा से उसको कीमत प्रदान किया जाता है। पहला कंडीशन, ये सामान्य कंडीशन है, अपेक्षित रखते हैं कि वो ला करके स्टॉक है उसको बेचे। अगर सीधे सीधे ला करके बढ़िया सा आदेश के अनुसार बेच दिया जाता है तो ये इस कंडीशन में उनको कीमत अदा की जाती है। कई बार क्या होता है कि जो सीधे सीधे रहते हैं वो सीधे सीधे वाला काम करते हैं। कई लोग का दिमाग बड़ा अटपटा रहता है, उन लोग ये चाहते हैं कि नहीं यार, थोड़े से रोक लिया जाए ताकि रेट बढ़ जाए। अब जब रोकने वाला काम हो जाता है तो कंडीशन क्या बनती है, इससे आगे की धारा में आप देखेंगे। देखिए, धारा 3, धारा 3 की उपधारा 3 का, धारा 3 की उपधारा 3 का में पहली बात बताई गई है, ये फर्स्ट पॉइंट है ना, का पहला पॉइंट, कि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी परिक्षेत्र में किन्हीं खाद्य पदार्थों में कीमत के चढ़ाव को नियंत्रित करने या जमाखोरी को निवारित करने के लिए उनको अगर लगता है तो केंद्र सरकार अधिसूचना क्या जारी कर सकती है? अधिसूचना के द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए, इतने सारी व्यवस्था के बाद भी, वह कीमत जिस पर
खाद्य पदार्थों, कौन सा पदार्थ? खाद्य पदार्थों का विक्रय उपधारा 2, ये 2 बार बार आते रहेगा ना, 2 के खंड 4 के अधीन किया जाएगा। इस उपधारा के तहत विनियमित माने आज्ञा की जाएगी। ठीक है, इसके तहत यह विनियमित की जाएगी। जैसे उसने रोक करके रख दिया कि नहीं थोड़े से रेट बढ़ने दो, फिर उसके बाद बेचेंगे, इससे क्या होगी? जमाखोरी। जमाखोरी होने से दाम बढ़ने लगते हैं। तो कीमत के चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए जमाखोरी को पाबंदी लगाने के लिए, वैसे भी धारा 3 में पूरा नियंत्रित करने वाली बात ही है, तो नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार क्या जारी कर देती है? कि अधिसूचना जारी करती है। और अधिसूचना जारी करने के बाद यह जो है इस उपधारा के तहत विनियमित की जाएगी कि अगर विक्रय करना है खाद्य पदार्थों को तो विक्रय जो है उपधारा 2 के खंड 4 के अधीन किया जाएगा। इस बात को आपको जानना है। और यहाँ भी अब कौन कौन सी शर्तें लगेंगी ये आपको हम बताएंगे अभी। चलो अब देखते हैं कि धारा जो 3 है का, धारा 3 का दूसरा नंबर, पहले नंबर वाले में हम लोग पढ़ लिए हैं, अब दूसरे नंबर, इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना 3 माह से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। तो ये आप जान लो कि पहले तो जैसे ही आदेश दिया गया तो सीधे सीधे उसके पास ले जा कर के बेच दिए। तो 3 कंडीशन में बेचे थे, का, खा, गा, और आपने देखा कि का वाला में क्या किए थे? करार वाली बात थी। घा वाला में मतलब उसके बाद आप गा वाला खंड देखे थे, तो गा वाला में था कि ऐसा कोई करार नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर नियंत्रित कीमत के द्वारा। फिर उसके बाद जहाँ पर ना तो खंड का लागू होता हो ना ही खा लागू होता हो, तो उस परिक्षेत्र में विक्रय की तारीख को अभिभावी बाजार दर पर परिकल्पित, अगर वो सीधे सीधे ले जा कर के बेचते हैं। लेकिन जब दूसरी दशा बन जाती है कि काला बाजारी की अगर दशा आ जाए, वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होने लगे, तो उस दशा में क्या करते हैं, ये प्रावधान के बारे में हम देख रहे हैं। तो वहाँ पर प्रावधान ये है कि धारा 3 का और का नंबर में पहले नंबर पर बताया गया कि एक अधिसूचना जो है सरकार जारी कर देती है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह कीमत जिस पर उस परिक्षेत्र में खाद्य पदार्थ का विक्रय उपधारा 2 के खंड 4 के प्रति निर्देश से किए गए आदेश के अनुपालन में किया जाएगा, इस उपधारा के अनुसार विनियमित की जाएगी। ये आपने थोड़ी देर पहले जाना था। अब इसके बारे में जानते हैं कि 3 का दूसरे नंबर, 3 का में टोटल 4 बातें हैं। तो ये पहले बात को हम लोग समझ गए, अब दूसरे बात को जानना है कि इस धारा के अधीन अगर जारी की गई अधिसूचना जो है 3 माह से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो। जैसे अधिसूचना जारी की गई तो कितने दिन तक के वो जारी रहेगी, तो 3 माह से अधिक या फिर वहाँ पर जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो उतने दिन तक की यह अधिसूचना जारी होगी। अगर ये भी पूछ दें कि कितने दिन तक की अधिसूचना जारी रहती है, तो 3 माह से अधिक, कम, अधिक ऐसे लिखा रहेगा, तो आप बता सकेंगे कि 3 माह से अधिक की है ना, और जितना उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो उस दौरान यह जो वस्तु है उसको बेचने के लिए केंद्र सरकार जो अधिसूचना जारी कर देती है। फिर अधिसूचना जारी होने के पश्चात कोई व्यक्ति उपधारा 2 के 4 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों को, किस पदार्थों को? खाद्य पदार्थों का विक्रय करता है तब कीमत दी जाएगी। पहले अगर सीधे सीधे करता था तो दूसरा कंडीशन बनता था। अब देखिए थोड़ा उसने रखा था अपने पास है और रख लिया था और बेचा नहीं था, इसलिए अब क्या हो रही है कि ये वाला अधिसूचना जारी कर दिए। अधिसूचना जारी करने के बाद क्या होता है कि अधिसूचना जारी होने के पश्चात वो व्यक्ति अगर 2 के अधीन विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों का, किसका? खाद्य पदार्थों का विक्रय अगर करता है तब कीमत दी जाएगी। अब यहीं से प्रश्न बन सकता है, अधिसूचना जारी होने के पश्चात अगर कोई व्यक्ति उपधारा 2 के 4 के, मतलब ये 4 उसका भाग है, 4 के
अधीन विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों का विक्रय करता है तब कीमत दी जाएगी। का में लिखा रहेगा, जो का आपने पढ़ा था वही, इसीलिए इसको मैं दोबारा नहीं लिखा हूँ, फिर भी मैं आपको का में क्या है उस बात को मैं बता देता हूँ। का में क्या लिखा है? का में लिखा है कि जहाँ कीमत इस धारा के अधीन नियत खाद्य पदार्थों के नियंत्रित कीमत से यदि कोई हो संगत रहकर करार पाई जा सकती है, वहाँ वह करार पाई गई कीमत। तो यही पहला वाली बात जो हम पढ़े थे कि करार के द्वारा। दूसरे में हमने पढ़ा था खा में कि जहाँ कोई करार नहीं हो सकता वहाँ पर नियंत्रित कीमत के यदि कोई हो प्रति निर्देश से परिकल्पित कीमत। तो यहाँ पर करार द्वारा और दूसरे में परिकल्पित कीमत आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर करार के द्वारा और दूसरे में परिकल्पित। अब ये दोनों अगर लागू नहीं हो रहे हैं तब कैसे बेचे और कैसे उसको कीमत दें? जहाँ ना तो खंड का लागू हो और ना ही खंड खा लागू हो, ना का हो रहा है ना खा लागू हो रहा है, ऐसे दशा में वहाँ अधिसूचना की तारीख से, जिस तारीख से अधिसूचना जारी की गई है, तारीख के ठीक पूर्वगामी 3 माह की काला अवधि के दौरान उस परिक्षेत्र में, जिस भी परिक्षेत्र से यह लेन देन हो रहा है, उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार किस दर पर देखिएगा, अभिभावी औसत बाजार दर अंतिम होंगे 3 माह से पूर्व की बोल रहे हैं ना, पूर्वगामी 3 माह से पहले वाले, त्वरित वाले नहीं, 3 माह से पहले वाले। अब यहाँ पर प्रश्न बना देंगे, दोनों रहेगा और गाँव में रहेगा कि 3 माह पूर्वगामी 3 माह की कालावधि के दौरान, इसको बोल सकते हैं 3 महीने बाद की कालावधि के दौरान जो है कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ तक कि तो ठीक है, पूर्वगामी तक अगर बोलते हैं तो राइट है, लेकिन 3 माह के बाद का ऐसा बोल दिया तब वो वाली पॉइंट गलत हो जाएगी और उस पॉइंट को निकालना पड़ेगा, है ना। तो परीक्षा में ऐसे आजकल ऐसा वाला पूछते हैं ना, रोमन में 1 2 3 ऐसा लिखा वाला, तो उस दशा में आप बारीकी से पढ़िएगा। का और खा वाला निर्देश है, करार वाला है ना, तो वो भी आप बता पाएंगे, और खा वाला में दिया था परिकलित वाला, तो वो भी, और ये वाला में अगर दोनों लागू नहीं हो रहे हैं तो ये पूर्वगामी 3 माह की कालावधि के दौरान उस परिक्षेत्र में अभिभावी औसत बाजार, देखिए एक एक शब्दों को कमाल रहता है ना, अभिभावी औसत बाजार दर अंतिम होंगे। हो सकता है ये सिर्फ ऐसे ही लिख दे कि बाजार दर ही अंतिम होंगे, तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अभिभावी औसत। अब इसका अर्थ आपको यहाँ पर पता चलता है 4 नंबर में। किसका 4 नंबर में? ये जो हम पढ़ रहे हैं 3 का पहला पढ़े, फिर ये दूसरा नंबर, दूसरा के बाद ये तीसरा नंबर, उसका तीसरा नंबर के बाद ये चौथा नंबर, ठीक है। चौथी नंबर की बात यहाँ पर देखते हैं। तो खंड 3 के उपखंड गा के प्रयोजन माने इसके प्रयोजन के लिए क्या निकालना है? अभी अभिभावी औसत बाजार दर वाला। तो ये कौन निकालेगा? तो केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उस परिक्षेत्र की या पड़ोस के परिक्षेत्र बाबत अभिभावी ऐसे बाजार दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा। इस औसत को निकालने के लिए चाहे वो उस क्षेत्र के परिक्षेत्र हो या पड़ोस के परिक्षेत्र हो, प्रकाशित आंकड़ों के उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ पर एक ठोस सबूत भी होना चाहिए, प्रकाशित आंकड़ा होना चाहिए, उस समय का 3 माह के पूर्व का बाजार का रिकॉर्ड उपलब्ध है, और ऐसे अवधारित बाजार दर अंतिम होंगी। तो उसके बाद जो औसत निकाला जाएगा, ये बोला है ना कि 3 माह के पूर्वगामी वाला, तो उनको आंकड़ा को इकट्ठा कर लेगा और आंकड़ा को इकट्ठा करने के बाद औसत निकालेगा और उस बाजार दर को फिर अंतिम हो जाएंगे, और वो जो रेट निकाल देगा वो अंतिम हो जाएगा। और ये जो अंतिम दर निकलता है उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान है कि न्यायालय में उसे प्रश्नगत किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसके पीछे देखो कितनी मेहनत है कि वो 3 माह के पूर्व का रिकॉर्ड, भाई इसने भी कच्ची गोली नहीं खेली है ना, तो 3 माह पहले का रिकॉर्ड ये रख रहा है, अब 3 माह का रख रहा है तो स्वाभाविक है। तो आप अगर बेचने वाले हैं तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं, और गलत है बोल के न्यायालय शरण में नहीं जा सकते, ये प्रावधान यहाँ पर है। अब यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे कि
पूरे बोल दिया जाएगा कि विक्रय करता है तब कीमत दी जाएगी, तो ये पूरे पॉइंट लिखेंगे। और यहाँ पर कथन गलत है अगर बोले तो यहाँ कथन को पूर्वगामी के जगह 3 माह के बाद वाला बना करके गलत साबित कर दे, या फिर इसके बारे में ये वाला लिख दे कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे, तो सही है। प्रश्नगत किया जा सकता है ऐसा लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। और आजकल देख रहे हैं आप व्यापम में ऐसा वाला दिया रहता है, पहला कथन, फिर ऐसे दूसरा कथन, फिर तीसरा कथन, फिर ऐसा करके चौथा कथन, पांचवा, ऐसे 6-7 ठने बिंदु में दे दिया रहता है। तो 6-7 बिंदु भी बना दे तो आपको पक्का रहना चाहिए आपके दिमाग में कि ये वाला जो है प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। भाई मेहनत लगी इसमें और ये सब बातें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रश्नगत किया जा सकता है लिखा है तो उस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, है ना, कथन छांटने का रहेगा तो उस समय, ठीक है। तो 3 का पूरा जो है भाग खत्म होता है, 4 भाग उसमें बताए गए थे। अब वो चारों हमने उनका पूरा पढ़ लिया और अभी जो क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे पेपर में, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं वैसे। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम पढ़ते पढ़ते भी इधर उधर हो जाता है हमारा दिमाग। तो उसके लिए क्या करें, आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिल जाएगी, तो भूपेंद्र मिश्रा जी का जो ऐप है वहाँ से आप फूड इंस्पेक्टर के लिए टेस्ट सीरीज 199 रुपये में, ठीक है, 7 टेस्ट है और 1 फ्री है, तो 8 टेस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसमें जो है इस टेस्ट में ऐसे ढेर सारे आपको प्रश्नों का संग्रह मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो ऐसे प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। और इधर आ जाइए, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। धारा 3 का खा पढ़ना है। 2 कंडीशन आप लोगों ने पढ़ लिया था, अब तीसरी कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, आपके इस धारा अधिनियम में ये लिखा है कि 3 खा में जहाँ उपधारा 2 ये वाली खंड चा के प्रति निर्देश किए गए या आदेश के द्वारा व्यक्ति से जो अपेक्षा रखता है कि स्टॉक किया हुआ है वह क्या करे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनको विक्रय करे, ये आपने पढ़ा है। तो इसके तहत क्या है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों को, यहाँ पर देखिए खाद्यान्नों को या खाद्य तिलहन, खाद्य तेलों का विक्रय करे जिनके संबंध में उपधारा 3 का के अधीन या तो अधिसूचना, देखो पहले अधिसूचना निकालने वाली बात कही गई थी, अधिसूचना निकाली ही नहीं गई हो या फिर निकाली गई हो और प्रवृत्त ना हो। अगर वो प्रवृत्त नहीं हुआ है तो उस दशा में क्या होता है, वह उस व्यक्ति को, चूँकि इसको भी अब बेच रहा है तो कीमत चाहिए ना, तो उस व्यक्ति को उपधारा 3 के होते हुए भी उतनी ही रकम संदाय माने देनी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की वसूली कीमत के बराबर हो। किस कीमत के बराबर, वसूली कीमत के बराबर हो, उसको इतनी ही कीमत देनी पड़ेगी वसूली कीमत के बराबर। तो इस कीमत का निर्धारण करते समय निम्न बातों को उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा। तो कौन कौन से बातें हैं अब देखते हैं। का नंबर में दिया है कि यदि ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, तिलहनों या खाद्य तेलों के लिए कोई नियंत्रित कीमत, ठीक है, नियंत्रित कीमत इस धारा के अधीन तत्समय प्रवृत्त, उस समय अगर कोई प्रवृत्त है किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन नियत की गई तो उस कीमत का, अगर यहाँ पर नियंत्रित कीमत या इस धारा के अधीन उस समय कोई प्रवृत्त कीमत हो तो उस कीमत को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात खा नंबर में बताया गया है कि फसल की साधारण संभावनाओं को ध्यान में रख करके, जो फसल है उसकी साधारण संभावनाओं को, कितनी संभावनाएं बनती है इस फसल के लिए, तो उस संभावनाओं को भी ध्यान में रख करके कीमत का निर्धारण होगा। गा नंबर है दुर्बल वर्गों को ऐसी श्रेणी या किस्म के खाद्यान्न, खाद्य तिलहन या खाद्य तेल युक्ति युक्त कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता का भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि ऐसे वर्गों को क्या करती है सरकार,
उपलब्ध कराती है सस्ते मूल्य में। तो इस सस्ते मूल्य में अगर उपलब्ध कराना है तो उस बात को ध्यान में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रेट ज़्यादा दे देंगे तो इधर की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी होगी। तो ये जो कौन सा वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, इनको भी ध्यान में रख करके कीमत निर्धारण किया जाएगा। फिर घ नंबर देखें, यदि संभावित श्रेणी या किस्म के खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों या खाद्य तेलों की कीमत के संबंध में कृषि मूल्य आयोग, कौन सा आयोग, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें हैं, अगर किसी आयोग जो है मूल्य आयोग अगर कोई सिफारिश रखा है तो उस बात को भी ध्यान में रख करके ही किया जाना चाहिए। तो ये अगर कीमत, पहले हमने कीमत निर्धारण में का, खा और गा वाला देखते थे, है ना, और इसमें जब कीमत निर्धारण की जा रही है जिसमें अधिसूचना भी नहीं है ना, और अधिसूचना अगर निकाल भी दिया गया है तो प्रवृत्त नहीं हुआ है, तो उसमें और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखें कि कौन सा ये है, तो ये जो है खाद्य तेलों, है ना, खाद्यान्नों, तिलहनों, इसके निर्धारण के लिए है। इसमें वसूली कीमत के बराबर होना चाहिए, ये बताया गया, और साथ में आपको ये सारे शर्तों को ध्यान में रखना है। तो अगर प्रश्न बना दें कि किस बातों को ध्यान में रख करके करना चाहिए, तो ये सब बातों को ध्यान में, है ना, यहाँ पर इधर उधर करके जो नहीं रहेगा वो असत्य है करके निकालने को बोलेगा, और जो है तो फिर वो है। तो ये आपको पूरे पॉइंट आपको याद रख लेना है। इसमें नियंत्रित कीमत वाला देख लिए, फिर ये फसल की साधारण संभावनाओं को, है ना, दुर्बल वर्गों को ध्यान में रख करके, और घा वाला में आप विशेष रूप से मूल्य आयोग की। तो कम से कम देखो एक एक पॉइंट को भी आप याद रख लेते हैं ना, थोड़े थोड़े हंसी मजाक, जैसे भी आपका दिमाग चलता है उस ढंग से, तो आपको क्या है, ये पॉइंट परीक्षा हाल में दिखते रहेंगे, कहाँ यार इस टाइप का होता है, और ये वाली सत्य है और ये वाली असत्य है, तो आप वहाँ पर निर्णय जरूर कर पाएंगे और आप सही जो है ऑप्शन उसको टिक कर सकेंगे। तो इसलिए इसको थोड़े थोड़े आपको पढ़ना है। अच्छा, अपन मरे बिना सरग नहीं दिखे, छत्तीसगढ़ी में कहावत आपको याद होना है। क्यों? आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। मैं भले जैसे भी बताऊं, ये आपके लिए एक प्रकार से ढकेलने वाली काम है, लेकिन बढ़ना तो आपको है मित्र। आप आगे बढ़ोगे तभी बढ़ पाओगे, है ना। मैं कितना ही धक्का दूंगा तो एक हद तक के धक्का दिया जा सकता है आदमी को, है ना, धकेलना एक हद तक हो सकता है, पर बढ़ना तो आपको है। तो थोड़े से मेहनत आप भी करेंगे, ये सिर्फ आपके अंदर का जो आत्मविश्वास को जागृत करने का एक माध्यम है। इसको आप देखेंगे कि तो आप लिखते लिखते लब हो जाए, ऐसा हम लोगों के समय में पेन चलते थे, थोड़े छोटे थे तब, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये अधिनियम भी ठीक लगना शुरू हो जाए। अन्यथा यहाँ संदाय ये वो ऐसे जब बात आती है तो यार पढ़ने का मन नहीं करता फिर उस समय। तो कम से कम इसी बहाने आप पढ़ोगे, फिर धीरे से आपको याद होना शुरू हो जाएगा और समझ में आने लग जाएगी। लगे रहे सो जाने, जो लगे रहते हैं उनको जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इनको थोड़े से देख लेंगे। अब धारा 3 में हम देखेंगे गा नंबर का, खा तक के पढ़ लिए, अब गा नंबर में देखते हैं, ठीक है ना। तो धारा 3 के गा, ये उपधारा गा में क्या दिया है इसके बारे में आपको जानना है। तो किसी भी प्रकार की चीनी का निर्धारण करते समय, इसमें भी वही बात बोल दिया जाएगा जैसे पूर्व में बोला। कैसे बोलते हैं इसमें सुन लीजिए आप। इसमें ये बताया गया है कि इस गा धारा में 2 के खंड चा के प्रति निर्देश से किए गए किसी आदेश द्वारा किसी उत्पादन से यह अपेक्षित है कि वह किसी प्रकार की चीनी, चाहे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार किसी अधिकारी या अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्तियों के वर्ग विकृत करे, चाहे उपधारा 3 का के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई थी, अन्यथा वहाँ उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी उस उत्पादक को केवल वह रकम जो है दी जाएगी जो केंद्रीय सरकार निम्नांकित को ध्यान में रखते हुए आदेश द्वारा अवधारित करे। तो जो चीनी का है किसी प्रकार का, उसके कीमत निर्धारण के समय कौन कौन सी बिंदुओं को ध्यान में रखना है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। किस धारा में? धारा 3 के गा में, ठीक है ना। तो पहली बात ये बताया गया है कि उचित और लाभकारी कीमत हो। पहली क्या बात है का नंबर में कि उचित और लाभकारी कीमत यदि कोई हो
जो इस धारा के अधीन विचार में ली जाने वाली गन्ना की कीमत के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की गई हो, तो उचित और लाभकारी हो, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा बात है चीनी की विनिर्माण लागत। अच्छा, चीनी बनाने से पहले देखो, विनिर्माण मतलब कच्चे माल को बहुत ज़्यादा मात्रा में जब माल में निर्मित किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस समय जो उनको लागत हुई होगी, गन्ने लाए होंगे, गन्ने लाने के बाद फिर चीनी का बनाने के लिए प्रोसीजर हुआ होगा, तो जो लागत लगी है उस बात को भी ध्यान रखना है। तो चीनी के निर्माण लागत, तो विनिर्माण लागत को भी ध्यान में रख करके कीमत का निर्धारण करेंगे। ये खा नंबर की बात। तीसरी शर्त यहाँ पर क्या है कि उस पर जो देने वाली है शुल्क है ना, वो कर अगर नहीं दे पाया है क्या है, तो शुल्क या कर यदि कोई हो, उस बात का भी उसको ध्यान में रख करके इस पर कीमत को निर्धारण करना है। फिर घ नंबर है चीनी विनिर्माण के कारोबार में लगाई गई पूंजी पर युक्ति युक्त प्रत्यागम। जो पूंजी लगाई है उसने इस चीनी निर्माण के लिए, तो क्या उससे उसको फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि उसने जो पूंजी लगाई है, तो चीनी विनिर्माण के कारोबार में, उस कारोबार में लगाई गई पूंजी पर युक्ति युक्त प्रत्यागम, उसको लाभ होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस बात को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार की चीनी की कीमत का निर्धारण किया जाता है। परंतु एक बात और बताया गया है कि परंतु केंद्रीय सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों या कारखानों अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के चीनी के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगा। केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह केंद्रीय सरकार भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं और कारखाने हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के चीनी के लिए समय समय पर भिन्न भिन्न कीमतें अवधारित कर सकेगा। ये आपको धारा 3 का पढ़ लिया आपने, फिर खा पढ़े, फिर आप गा पढ़े। गा में चीनी का कीमत निर्धारण है, इस पर आपने चर्चा कर लिया। तो यहाँ से जो अभी पॉइंट बताए, तो इसका निर्धारण करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, यह गलत है, ये वाली कथन सही है, इसको रखी जाती है, नहीं रखी जाती है। ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप उस पॉइंट को पूरा देख लीजिएगा। आप हो सके तो PDF या अन्य साधनों से कहीं ना कहीं आपको ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, थोड़े से अपने से पढ़ भी लेना। पढ़ के थोड़े से देखोगे तो आपको थोड़ी जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एक बंदों का आ जाएगा कि आपका पढ़ाई का पढ़ाई, और एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग का चेक भी होता चला जाएगा कि आप कितना स्मरण करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।